ठीक है सर। थोड़ा सा क्लियर नहीं है। नमस्ते सबसे पहले सभी टीचर्स को, और माई सेल्फ खुशबू लोसनिया, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। और मेरा जो सेमिनार है वो मेटल एंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम पर है। आज हम टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेटल एंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम मेटल आयंस के बारे में पढ़ेंगे। जो मेटल्स आयन है वो हमारे जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो मेटल आयन है उसी की मेटल साइंस वो बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत सारी प्रोसेस जैसे कि फोटोसिंथेसिस और ये रिस्पिरेशन, इन सब में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसमें आते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में वो एलिमेंट के जो फंक्शन होते हैं उनके बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है, और उनके फंक्शन किस हिसाब से वो उन पे फंक्शन काम करेगी उस पे उन बायोलॉजिकल सिस्टम में आज हम इस पे स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले मेटेलो बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, और ये जो मेटेलो बायोमोलिक्यूल्स है वो ऐसे मोलिक्यूल्स होते हैं जिसमें बहुत सारे मेटेलिक एलिमेंट्स हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट रखते हैं, उनको मेटेलो बायोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। और ये जो मेटेलो बायोमोलिक्यूल्स है वो नेचुरल प्रोडक्ट के होते हैं, और यूजुअली इनको कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनका माना जाता है। इन मेटल बायोमोलिक्यूल्स में इनकी कुछ एक्टिव साइट होती है, और इन एक्टिव साइट में ये लगभग बहुत सारी जो मेटालिक बायोलॉजिकल सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट जो होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बाइंडिंग और कैटालाइसिस, इन सारी प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मेटल बायोमोलिक्यूल्स है उनको क्लासिफाई किया जाता है, उनकी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: एंजाइम्स, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज प्रोटीन और नॉन प्रोटीन्स। जो एंजाइम्स होते हैं वो किसी भी अभिक्रिया में ये एंजाइम्स जो होते हैं वो किसी भी रिएक्शन में स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। एंजाइम में वो 3 टाइप क्लासेस में डिवाइडेड किया गया है, जिसमें हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडोरिडक्टेज, आइसोमेरेज एंड सिंथेटिक एंजाइम ये इसमें डिवाइडेड किए गए हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज प्रोटीन है, ये भी इसमें डिवाइडेड किए गए हैं: इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, मेटल स्टोरेज कैरियर्स एंड स्ट्रक्चर ऑक्सीजन बाइंडिंग। उसमें नॉन प्रोटीन्स जो आते हैं वो फोटोरेडॉक्स और मेटल ट्रांसफर एंड स्ट्रक्चर में डिवाइडेड किए गए हैं। अब सबसे पहले एंजाइम्स में हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स जो आता है, हाइड्रोलाइसिस एंजाइम वो एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी भी मतलब ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को वास्टर ऑफ मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में तोड़े, और इसमें फॉस्फेटेज जिसमें मैग्नीशियम, जिंक ये आयंस में होते हैं। अमीनोपेप्टाइड्स इसमें मैग्नीशियम, जिंक होते हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेज वो एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो करते हैं। और इसमें इसके एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फेटेज एंड कार्बोपेप्टाइड्स, जिंक, इसमें ये सारे मेटल्स इसमें इंपॉर्टेंट होती है। ऑक्सीडोरिडक्टेज इसमें लगभग ये मेटल्स मानी जाती है कि जिसमें ये मेटल्स जो होती है वो इसमें सुपर ऑक्सीडिस्मिटिस, कॉपर, जिंक, ये सारे मेटल्स इसमें होते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल इसके लिए हुए हैं। अब इसमें आता है आइसोमेरेज एंड सिंथेटिक एंजाइम। आइसोमेरेज जो सिंथेटिक एंजाइम होते हैं वो किसी भी सबस्ट्रेट को उसकी दूसरी आइसोमर में चेंज कर देते हैं। इसमें विटामिन B12 है, वो कोबाल्ट इसमें मेटल्स होती है। इलेक्ट्रॉन जो कैरियर्स होते हैं वो साइटोक्रोम इसमें है, उसमें साइटोक्रोम जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं, और ये जो साइटोक्रोम है उसमें फेरस आयन होते हैं जो कि इसमें ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का काम करते हैं। मेटल स्टोरेज है वो स्ट्रक्चर फेरिटिन होती है, ट्रांसफेरिटिन होती है, इसमें भी आयरन होते हैं। सेलुलोप्लाज्मिन है, इसमें कॉपर होते हैं। ऑक्सीजन बाइंडिंग है, इसमें मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ये सारे के फेरस के जो मेटल्स होते हैं इसमें होती है। इन सब में सारे एग्जांपल में ये शो किए गए हैं कि ये किस हिसाब से इसमें मेटल्स है वो इनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बायोलॉजिकल सिस्टम में। अब आती है एसेंशियल एंड ट्रेस मेटल। एसेंशियल एंड ट्रेस मेटल्स, एसेंशियल वो मेटल्स होती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लगभग 30 एलिमेंट्स ऐसे रिकॉग्नाइज किए गए हैं जो कि एसेंशियल होते हैं और हमारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी रखते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे लिए रिक्वायर होते हैं, उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे लिए शरीर में बॉडी में स्मॉल क्वांटिटीज में इनकी आवश्यकता होती है, उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अब बल्क जो ये एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड टू ग्रुप्स: बल्क एलिमेंट्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स। बल्क एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि हाई कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और ट्रेस एलिमेंट्स वो होते हैं जो लो कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये क्लासिफिकेशन इसके बेसिस पे इनको किया गया है, और इन क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ये सारे के सारे बल्क एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये हमारे शरीर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये हमारे शरीर में बहुत ज्यादा एसेंशियल
होते हैं। मिनरल्स इनमें कम इनकी इंपॉर्टेंस होती है इनके रिगार्डिंग, ट्रेस एलिमेंट्स इनकी कम, और ये अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स इनके रिगार्डिंग कम एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद ये जो मेटेलिक एलिमेंट्स हैं इनके रोल प्ले किए गए हैं कि ये बायोलॉजिकल सिस्टम में किस हिसाब से रोल प्ले करते हैं। इसमें कुछ रेगुलेटरी एक्शन आती है जिसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को ऑन और ऑफ करने का काम करते हैं। और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कैल्शियम इन बोन्स टिथ, कैल्शियम वो टिथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और स्केलेटन में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन कैरियर एजेंट चाहिए होता है और ये इसमें बहुत ज्यादा नीडेड इनकी होती है। अब इसमें आते हैं साइटोक्रोम्स, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं, ये फेरस 2+ को फेरस 3+ में कन्वर्ट कर देता है। अब इसमें आता है मेटेलोबायोमोलिक्यूल्स, जो कि इसमें इंपॉर्टेंस इसकी दी गई है कि ये जो विटामिन होते हैं B12 में कोबाल्ट होता है और ये कंटेन करता है, और ये इस हिसाब से इसमें एंजाइम्स जो होते हैं वो किसी भी रिएक्शन को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। कुछ एरोबिक फॉर्म्स ऐसी होती है जो कि डिपेंड करती है ऑक्सीजन कैरियर पे, और जैसे कि हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से बाइंड होती है, और इसमें जो मेटल होती है वो फेरस होता है, और ये जो मेटल होती है वो लिविंग मैमल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उसके बाद हीमोट्रिन, ये फेरस एलिमेंट्स होती है, और ये लगभग ऐसा माना जाता है कि ये मैरिन जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इसमें फाउंड होता है या मिलता है। हिमोसाइनिन है, कॉपर होते हैं इसमें, और इसमें हिमोसाइनिन है, ये आर्थ्रोपोड के जो क्लास होती है क्रस्टेशिया और आर्किनिडा, इसमें इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हीमोग्लोबिन लिविंग मैमल्स में इंपॉर्टेंट होता है। फंक्शन दिए गए इसमें बायोलॉजिकल सिस्टम पे, मेटल्स पे, जैसे कि सेलुलोप्लाज्मिन और ट्रांसफेरिन और हेमेट्रिन, ये सारे के सारे इसमें डिवाइडेड किए गए हैं। जो सेलुलोप्लाज्मिन होती है वो ब्लू कॉपर होता है और बाइंडिंग होती है प्रोटीन से, और लगभग ये फेरस 2 को फेरस 3 में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफेरिन का भी यही है कि ये भी म्यूकोसल सेल जो सेंटर होती है उसमें डिवाइडेड होती है और लगभग ये ऑक्सीडाइज होती है फेरस 3+ में। अब आते हैं स्केलेटल में कुछ नॉन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, इसमें बताया हुआ है कैल्शियम जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। 90% जो स्केलेटन जो फॉर्म बनता है वो कैल्शियम के बनता है, और फॉस्फोरस होती है वो 80% होती है। ये भी लगभग जो डीएनए पॉलीमरेज है या रेप्लिकेशन है, इन सब सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेस में ये रोल प्ले करता है। सिलिकॉन है, ये भी इंटीग्रल जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड होती है उसमें होता है, और सोडियम है, वो तो सोडियम और पोटेशियम आयन पंप करते हैं, जिसके कारण जो जितने भी एसिड और बेस का इक्विलिब्रियम ये करने का काम करते हैं। लिथियम जो होते हैं वो लगभग मैनिक जो डिप्रेशन इलनेस होती है उसकी ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। पोटेशियम, इनके सबके जिंक, मैग्नीज, इन सबके इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए गए हैं। अब आते हैं सोडियम पोटेशियम पंप रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो सोडियम और जो पोटेशियम है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी प्रोसेस के द्वारा ही हम मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है वो कंप्लीट होती है। सोडियम जो और पोटेशियम जो कैटायंस है वो इजीली लिपिड लेयर से या फिर प्रोटीन लेयर से सेल मेम्ब्रेन के आर पार इजीली नहीं जा सकते। इसके लिए कुछ कैविटेंट्स ऐसे होते हैं, कैविटेंट्स कंटेनर ऐसे होते हैं मॉलिक्यूल जो कि एन कैप्सुलेशन करके या एन क्लोज करके इनको उस हिसाब से इनको इजीली इनमें सेल मेम्ब्रेन के आर पार जाने में हेल्प करते हैं। एनिमल सेल में इनकी जो सोडियम आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो 5 से 15 मिलीमोल होती है, और पोटेशियम आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो 100 से 140 मिलीमोल होती है। और एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस है, ये तो अभी मैं इन एनिमल सेल में मैंने बताया एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस होता है उसमें इसकी इतनी कंटेंट है, लेकिन अगर इंट्रा सेलुलर जो स्पेस बोले तो इसमें इसकी रिवर्स पाई जाती है। सोडियम आयन है वो हाई कंसंट्रेशन या में पाया जाएगा, और जो पोटेशियम आयन है वो लो कंसंट्रेशन में, इस हिसाब से रिवर्स यानी उल्टी पाई जाती है इसमें। इसेंशियल जो फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सोडियम आयन से वो ग्रेडियंट्स रखते हैं और नर्व इंपल्स में ट्रांसमिशन का काम करते हैं, और जो सोडियम आयन है वो एमिनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड, सब्सटेंस, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। अब इनमें इनके इंपॉर्टेंट ये सेल वॉल्यूम है वो सेल शेप रेगुलेट करने का काम करते हैं, और हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन की वो प्रोटीन सिंथेसिस और ग्लाइकोलाइसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लगभग इनके एनर्जी की मान जाती है कि 20 से 40% जो एनर्जी होती है वो मेटाबॉलिक एनर्जी सेल कंज्यूम कर लेता है, और 70% जो होती है वो न्यूरल टिश्यू में कंज्यूम कर लेता है एनर्जी को। जो एनर्जी होती है मेंटेन वो हाई कंसंट्रेशन में मानी जाती है, और सोडियम आयन की वो लो कंसंट्रेशन में मानी जाती है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है, एक तो जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट दो होते हैं, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट उस ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे जिसमें एनर्जी लगे, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी बाहर से देनी नहीं पड़ती है उनको।
ये सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम है और इसमें पोटेशियम आयन और ये कंसंट्रेशन इनकी बताई हुई है और लगभग इनकी जो वर्किंग है वो इसमें दिया गया है कि सोडियम आयन जो होते हैं वो 2 यूनिट सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के लिए एटीपेस एंजाइम होते हैं जो कि इनको आर पार जाने में उपलब्ध होते हैं और इनकी 2 यूनिट पाई जाती है अल्फा और बीटा सब यूनिट जो कि साइटोप्लाज्मिक है उसमें अल्फा यूनिट पाई जाती है और बीटा जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर में पाई जाती है। प्रत्येक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसमें फाउंड पाए जाते हैं। अब इस डायग्राम में सबसे पहले यहाँ पर जो ये सोडियम आयन है वो इंटरसेलुलर स्पेस में है जो सबसे पहले बाइंड करेगा प्रोटीन से, बाइंड करने के बाद एटीपी होती है वो इसको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में पहुंचाती है और इस वक्त यहाँ पर E1 जो एंजाइम होते हैं उसके 2 साइट होती है E1 और E2। E1 होती है वो इनको जोड़ने में हेल्प करती है एंजाइम्स की और उसके बाद बाइंड करती है और बाइंड करके इनको बाहर पहुंचाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसमें जो सोडियम आयन है वो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाता है। एटीपी है वो एडीपी प्लस फॉस्फेट में चेंज हो जाती है और ये प्रोटीन फॉस्फोराइलेटेड है वो बन जाता है। उसके बाद जो E1 है वो E2 में चेंज हो जाएगा। अब ये E1 है वो एफिनिटी सोडियम के साथ न रखकर पोटेशियम के साथ एफिनिटी रखता है। अब ये पोटेशियम आयन को बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से बाइंड करेगा और प्रोटीन्स में ऐड करेगा और प्रोटीन्स में ऐड करके ही जो पोटेशियम आयन होते हैं उनको एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में पहुंचाता है। इस हिसाब से ये वर्किंग करता है और इसकी जो रिएक्शन होती है उसमें जो एटीपी होती है वो और H2 सोडियम आयन वो इनसाइड होते हैं और 2 पोटेशियम आयन वो आउटसाइड होते हैं। एटीपी एडीपी में ट्रांसफर हो जाएगी और जो 3 सोडियम आयन है वो 3 सोडियम बाहर की तरफ चले जाते हैं और 2 पोटेशियम जो आयन है वो इनसाइड अंदर की तरफ चले जाते हैं। ये सारा सिस्टम सोडियम और पोटेशियम पंप कहलाता है और इसमें ये कैरिंग करता है लगभग E1 है वो कैरिंग करता है 3 सोडियम आयन को और उसके बाद ये E2 में चेंज हो जाती है, एफिनिटी रखते हैं। ये सारा वो उसी की प्रोसेस बताई गई है। अब इसमें अगर ये बताया गया है कि ये सोडियम और पोटेशियम पंप ये अच्छी तरीके से इनकी जो रिएक्शन वो इनहिबिट हो जाए तो क्या होगा? तो सोडियम और पोटेशियम अगर इनकी जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाए तो जो सोडियम आयन्स है वो एक्यूमुलेट यानी जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे और जिसके कारण जो सेल्स है उसमें एंडोमाइसिस होने लग जाएगी और जिसके कारण जो सेल है वो स्वेलिंग हो जाती है और उसके बाद ब्रस्ट ऑफ सेल भी हो जाती है और लगभग ब्लड जो वेसल्स है उसमें नैरो यानी संकुचित होने लग जाती है जिसके कारण हाइपरटेंशन क्रिएट हो जाती है। तो ये सारी इसकी सिचुएशन क्रिएट बताई गई है कि किस हिसाब से सोडियम और पोटेशियम पंप है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू सर। हाँ, वेरी गुड खुशबू, अच्छा एक्सप्लेन किया और तैयारी भी अच्छी की है। अग्रवाल जी, विनोद जी। हाँ जी सर, ठीक है, इसका अच्छा है, एक्सप्लेन बढ़िया किया है इसने। चलिए ठीक है, नेक्स्ट को कॉल करो। नेक्स्ट कौन? पूनम सियाग है क्या? पूनम सियाग। अपना माइक ऑन करो। यस सर। सर हाँ, शेयरिंग स्टार्ट करो। हाँ ठीक है, स्टॉप हो रही है। दिखाई दे स्टॉप रहा है? शेयरिंग नहीं करनी। इसको नीचे जो एरो है उससे बैक जाओ, होम स्क्रीन पे आ जाओ अपने। बैक कैसे जाएं सर? अरे नीचे साइड में एक एरो बना हुआ रहता है ना बैक जाने के लिए, अच्छा हाँ। उससे टोटल बैक चले जाओ, होम स्क्रीन आ जाएगा। यस सर। हाँ, यहाँ से डॉक्यूमेंट ओपन करो।
हाँ ठीक है। Good afternoon, everyone. My name is Poonam Siag. We will discuss about disconnection approach. ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में डिस्कनेक्शन अप्रोच की हम स्टडी करेंगे। डिस्कनेक्शन अप्रोच होता है क्या है? डिस्कनेक्शन का मतलब डिस्कनेक्ट होना, बॉन्ड का ब्रेक होना। इसमें हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कैसे बनाएंगे वो स्टडी करेंगे। डिस्कनेक्शन अप्रोच में रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस है। रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस का मतलब रेट्रो यानी रिवर्स, सिंथेसिस यानी निर्माण करना। इसमें हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का कैसे निर्माण उल्टा मतलब करेंगे। रेट्रोसिंथेसिस की खोज ईजी कर्वे ने की और इसे नोबेल प्राइज भी मिला था 1919 में। इसमें हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाते हैं तो डबल लाइन एरो का यूज करते हैं, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाते समय हम दो अप्रोच लेते हैं, एक तो इमेजिनरी अप्रोच, एक रियल अप्रोच। इमेजिनरी अप्रोच में हम डिस्कनेक्ट करते हैं, बॉन्ड को इमेज करके हम बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करते हैं, और दो आयनिक स्पीसीज हमें मिलती है, केटायनिक और ऋणायनिक। केटायनिक और ऋणायनिक स्पीसीज को हम सिंथोन कहते हैं। रियल अप्रोच में हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन। इसमें हम एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में इंटरकन्वर्ट करते हैं। इसमें हम निम्न टर्म का अध्ययन करेंगे। टारगेट मॉलिक्यूल, जो हम प्रोडक्ट लेते हैं उसको हम टारगेट मॉलिक्यूल कहते हैं। उसके बाद हम डिस्कनेक्ट करते हैं। इसमें हम बॉन्ड को इमेजिनेशन करके बॉन्ड का डिस्कनेक्शन करते हैं। फिर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, इसमें हम एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कैसे इंटरकन्वर्ट करते हैं, उसे FGI कहते हैं या फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन कहते हैं। रेट्रोसिंथेटिक एरो, जिसे हम डबल लाइन एरो कहते हैं, विभिन्न टर्म यूज करते हैं हम रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस में। सिंथोन, जो आयनिक स्पीसीज हम बॉन्ड ब्रेक करके जो आयनिक स्पीसीज बनते हैं उन्हें हम सिंथोन कहते हैं। सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जो हमें स्टार्टिंग मटेरियल मिलता है, आयनिक स्पीसीज के बाद जो हमें स्टार्टिंग मटेरियल बनाते हैं उसे सिंथेटिक इक्विवेलेंट या उसे रिएक्टेंट भी कहते हैं। मैंने यहाँ एक रिएक्शन ली है, उसमें सबसे पहले हम रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, उसके बाद उसका डिस्कनेक्शन करवाते हैं। उसकी कुछ निम्न शर्तें होती है, वो हम नीचे डिस्कस करती हूँ। कुछ गाइडलाइन होती है इसकी। सबसे पहले हम रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं टारगेट मॉलिक्यूल में। इसमें हम एस्टर, एमाइड, एमीन, थायोईथर, ईथर, ये फंक्शनल ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं टारगेट मॉलिक्यूल में। उसके बाद हम टारगेट मॉलिक्यूल में एक हेटेरोएटम होता है जो दो जगह से जोड़ता है, टू पार्ट्स जॉइंड बाय हेटेरोएटम, और उसके नेक्स्ट बॉन्ड से हम डिस्कनेक्ट करते हैं। हेटेरोएटम में हम पढ़ते हैं हेटेरोसाइकिल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर हो सकता है। उसके बाद हमें स्टार्टिंग मटेरियल मिलता है, डिस्कनेक्शन करने के बाद जो स्टार्टिंग मटेरियल मिलता है वो रियल और वर्केबल होना चाहिए। या हम रिवर्स करके रिएक्शन को देखते हैं कि रियल और वर्केबल होना चाहिए स्टार्टिंग मटेरियल। अगर दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो हम पहले कौन से का डिस्कनेक्शन करवाए, इसके लिए हम सबसे पहले उस फंक्शनल ग्रुप से को डिस्कनेक्ट करेंगे जो ज्यादा रिएक्टिव होता है। मैं एग्जांपल लेती हूँ रेट्रोसिंथेसिस ऑफ 2,4-D। सबसे पहले इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक CO कार्बोक्सिलिक और एक ईथर। लेकिन कार्बोक्सिलिक का मैंने पहले बता दिया, ये नहीं लेंगे। एमाइड, ईथर, थायोईथर ये हम देखते हैं। अब इसमें कार्बोक्सिलिक, मेरा पेन नहीं चल रहा है। पेन आपने लिया नहीं है अभी?
सर कहाँ से लूं पता नहीं। तो सर अब फिर टाइम हो जाएगा, उसको पहले प्रैक्टिस करनी थी। ठीक है। एक्सप्लेन करो। हाँ कार इसमें ईथर ईथर की आप हम दो साइड से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ईथर के जस्ट बॉन्ड से डिस्कनेक्शन, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड की और एक इधर ए और बी मैंने दो दर्शा रखे हैं। अगर हम पहले देखते हैं, पहले ए का डिस्कनेक्शन करवाने पर हमें कार्बोकेटाइन मिलता है और एक स्पीसीज और मिलती है, इनको हम सिंथोन्स कहते हैं। एक नीचे मैंने बी पार्ट से डिस्कनेक्शन करवा रखा है। बी पार्ट पे एक ओ नेगेटिव स्पीसीज, एक ये स्पीसीज मिल रही है जिसे हम सिंथोन कहते हैं। लेकिन ए वाला वर्केबल नहीं है, ये रॉन्ग बात है, क्योंकि कार्बोकेटाइन अनस्टेबल, ये इस बेंजीन रिंग पर जो कार्बोकेटाइन उपस्थित है ये अनस्टेबल होता है बजाय इसके। सिंथोन के बाद हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ये ओ नेगेटिव है, यहाँ ओ नेगेटिव पर हम ऐसी स्पीसीज जोड़ देंगे। H पॉजिटिव मैंने जोड़ रखी है और इसके ऊपर Cl, ये बन गया सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अब हम सिंथेसिस करते हैं 2,4-D का। जो हमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिले हैं उनको ऐसे कैसे लिख देंगे और हमें मिल जाएगा टारगेट मॉलिक्यूल। मैंने लिख रखा है सिंथेटिक इक्विवेलेंट और मिल गया 2,4-D टारगेट मॉलिक्यूल। एक एग्जांपल और ले रखा हमने क्लोरोबेनसाइड, इसका भी हम यहाँ थायो ईथर हेटेरोएटम है, इसके जस्ट अगले वाले बॉन्ड का हम डिस्कनेक्शन करवाएंगे। अगर इससे पहले का करवाएंगे तो वही कार्बोकेटाइन मिलेगा जो कि अनस्टेबल होता है। मैंने नीचे लिख रखा है टीएम टारगेट मॉलिक्यूल और इसका डिस्कनेक्शन डबल लाइन एरो लेंगे हम डिस्कनेक्शन में, और CS जहां से डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं वो हम डबल लाइन एरो के ऊपर लिख देंगे और डिस्कनेक्शन करवा देंगे। और ये सिंथोन मिल गए, तो जो आयनिक स्पीसीज होती है उन्हें सिंथोन कहते हैं और इससे हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना लेंगे। सिंथेटिक इक्विवेलेंट, फिर इनका सिंथेसिस करेंगे और हमें टारगेट, जो हमें सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिले हैं वो सिंथेसिस में लिख देंगे और हमें टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। एक एग्जांपल मैंने और ले रखा है केटाबिन एथाइल एस्टर, उसमें भी दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कीटोनिक एक एमाइड है फंक्शनल ग्रुप। पहले हम एमीन का डिस्कनेक्शन कर देंगे, ऊपर लिख रखा है डबल लाइन एरो CN NH और ऊपर का ऐसे कैसे लिख दिया और दो सिंथोन मिल गए। फिर हम आगे उसका फर्दर डिस्कनेक्शन और कराएंगे क्योंकि अभी एक फंक्शनल ग्रुप और है, उसका भी हम डिस्कनेक्शन जब तक करवाएंगे जब तक हमें एकदम सिंपल सिंथोन स्टार्टिंग मटेरियल ना मिल जाए, और हम इसका भी करवा देंगे डिस्कनेक्शन। और आगे डबल लाइन एरो लिख के मैंने CO डिस्कनेक्शन ऊपर लिख रखा है कि कौन कौन से का डिस्कनेक्शन करवाया और हमें सिंथोन मिल गए और इनसे सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना लेंगे। और फिर हम सिंथेसिस करेंगे तो सारे के सारे लिख देंगे जितने भी सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनी है स्पीसीज उनको, और हमें टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब मेरा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन 2 टाइप का आता है, CX डिस्कनेक्शन और कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। यहाँ CX का X ने हमें X के रूप में हम हेटेरोएटम लेते हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस, और ये हम X हेटेरोएटम के रूप में लेते हैं। CX डिस्कनेक्शन आगे फर्दर 2 टाइप का होता है, 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन और 2 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन। और कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन भी 2 टाइप का होता है, 1 ग्रुप CC डिस्कनेक्शन और 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। 1 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन में हम वह डिस्कनेक्शन जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है एक हेटेरो एटम होता है उसका हम डिस्कनेक्शन करवाते हैं और हमें जो स्पीसीज मिलती है उसका हम टारगेट मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो जाता है। सिंथेटिक इक्विवेलेंट, फिर इसे सिंथेसिस से टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। हमने ये एग्जांपल ले रखा है और इसका डिस्कनेक्शन CO डिस्कनेक्शन एस्टर में और एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त हो गया और इसे सिंथेसिस करने पर हमें टारगेट मॉलिक्यूल वापस प्राप्त हो गया। जो भी हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं, जो लिखते हैं मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो ही हम जस्ट सिंथेसिस लिखते हैं, प्रोडक्ट से रिवर्स करते हैं तो वो का वो ही हम वहां लिख देंगे। टू ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन एटम पर प्राप्त होंगे और एक हेटेरोएटम हमें प्राप्त है। इसमें
उसे बोलते हैं 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। ये भी आगे फर्दर 2 टाइप का आता है। 1-1 डिस्कनेक्शन, जिसमें एक ही कार्बन एटम पर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, इसे 1-1 डिस्कनेक्शन कहते हैं। 1-1 में मैंने एग्जांपल ले रखा है रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस ऑफ एसीटेल। इसमें एक ही कार्बन एटम पर 2 मेथोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं। हम पहले एक-एक करके दोनों का डिस्कनेक्शन करवा देंगे और हमें स्टार्टिंग मटेरियल प्राप्त हो जाएगा। में हम पहले मैंने एक मेथोक्सी ग्रुप का डिस्कनेक्शन करा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसमें नेगेटिव, इस नेगेटिव पर हम H जोड़ देंगे, इस पॉजिटिव पर OH ग्रुप जोड़ देंगे, ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट प्राप्त हो गया। फिर फर्दर आगे दूसरे मेथोक्सी ग्रुप का मैंने डिस्कनेक्शन करवाया है और हमें एक सिंथोन और मिल गया है और उसका हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना लेंगे। फिर सिंथेसिस करेंगे तो एक मेथोक्सी ग्रुप, ये एक है फेनिल। इसमें हम एसिडिक मीडियम लेते हैं और हमें टारगेट मॉलिक्यूल प्राप्त हो गया। 1-2 डिस्कनेक्शन, इसमें हम अलग-अलग 2 कार्बन एटम पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और उसका डिस्कनेक्शन करवाते हैं। मैंने एक लाइन छोड़ दी थी पहले, ये सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ये हमें जो भी सिंथोन प्राप्त होते हैं उससे हम कौन-कौन से सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हैं। जैसे R पॉजिटिव हमें सिंथोन डिस्कनेक्शन करवाने पर जो सिंथोन मिलता है R पॉजिटिव, यहाँ R पॉजिटिव एल्किल पार्ट है ओनली, इसके हम R के साथ Br जोड़ सकते हैं, I जोड़ सकते हैं, Cl जोड़ सकते हैं और OTS जोड़ सकते हैं। अगर सिंथोन R नेगेटिव प्राप्त हो है, में R एल्किल पार्ट है, इसमें हम R के साथ MgBr R Li जोड़ सकते हैं, CuLi जोड़ सकते हैं। अगर हमें सिंथोन RCOHR प्राप्त हो तो हम इसे डबल बॉन्ड बना देंगे, O के साथ कीटोनिक और H हट जाएगा। यह मैंने निम्न सिंथोन लिख रखे हैं और इसका ऐसे ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनते हैं। थैंक यू सर। हाँ पूनम, अच्छा एक्सप्लेन किया और मेहनत भी की है। मुझे लग रहा है कि टॉपिक काफी हार्ड है, लेकिन फिर भी यस, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने का पूरा प्रयास किया है और एक्सप्लेन किया भी है। थैंक यू सर। अच्छा होमवर्क किया, अच्छी प्रैक्टिस की है। विनोद जी। हाँ जी सर, अग्रवाल पूनम जी। स्टार्ट का प्रेजेंटेशन अच्छा है, इन्होंने पीजी लेवल का टॉपिक लेके उसको एक्सप्लेन किया है बढ़िया तरीके से। अच्छा प्रेजेंटेशन था, इसमें पीजी के बच्चों को काफी फायदा होगा जो है। डिस्कनेक्शन अप्रोच जो है काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है एमएससी के लेवल से, और साथ में जो है आपके कंपटीशन के हिसाब से भी अच्छा टॉपिक है। मुझे लगा कि ये टॉपिक हार्ड भी है, लेकिन फिर भी अच्छे से प्रैक्टिस की है इसने, अच्छे से समझा है खुद पहले और फिर समझाया है। यस सर, पहले बहुत वीडियो देखी है मैंने ऑनलाइन। नहीं इतना, क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है केमिस्ट्री का, और इसको समझना और समझाना दोनों ही बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपने अच्छा प्रयास किया और अच्छे से, मुझे लग रहा है कि आप खुद अच्छे से पहले समझा है फिर आपने इस टॉपिक को लिया है। गुड वर्क। यस सर, थैंक यू सर। पूनम देतरवाल है क्या नेक्स्ट, उसका नाम है पूनम देतरवाल। किसी और नाम से तो ज्वाइन नहीं कर रखा है शायद सर वो नहीं जुड़ रखा है, ज्वाइन नहीं किया है। हाँ, वो नाम तो उसका शो नहीं कर रहा है, पूनम देतरवाल नहीं है। तो ठीक है, आज उसका उसने कुछ बताया भी नहीं कि वो क्यों नहीं आएगी है क्या है, तो आज तो अपने पास 2 ही रह गए। कोई और ने ज्वाइन कर रखा है और वो अगर प्रेजेंट दे सकता है नेक्स्ट कल के लिए, उर्मिला, प्रतिभा और प्रमिला हैं, उनमें से कोई भी है। प्रमिला, रितिका, यशस्वी, अनिशा का शायद हो चुका है, हितेश मौर्य, कोई और ऐसा कैंडिडेट जो जुड़ा हुआ है और अभी देने के लिए तैयार है, आपके पास टाइम है अभी। चलिए ठीक है, अगर कोई नहीं है तो आज के लिए हम 2 से ही फिनिश करते हैं।
कल मिलेंगे फिर 12 बजे। ओके बाय, थैंक यू। दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे थे आज के जो है, ट्रेस मेटल का भी और ये भी। हाँ, एमएससी लेवल के टॉपिक अच्छे थे, हाँ तो दोनों ने अच्छा एक्सप्लेन किया। थोड़ी सी अपनी अटेंडेंस जरूर कम हो रही है, लेकिन ठीक है, जिन लोगों ने दे दिया है वो शायद अब ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उनको ज्वाइन करना चाहिए था, उनके लिए बहुत फायदेमंद होता आज का टॉपिक जो है। अब वो थोड़ा सा उसने पेन नहीं ले पाई, वो उसने पहले प्रैक्टिस नहीं की। पेन लेके अगर कराती तो अच्छा होता। लेकिन ओवरऑल अच्छा था दोनों का। आज खुशबू का भी अच्छा था और पूनम का भी अच्छा था। चलो ठीक है, आज का यहीं फिनिश करते हैं। तीसरा कैंडिडेट तो अपने पास है नहीं। ठीक है।